द केमिस्ट्री क्लासेस। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है केमिकल काइनेटिक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स। अब उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस जनरल वे में करेंगे और उसके टाइप्स, ऑर्डर्स कितने टाइप का हो सकता है, और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द जीरो ऑर्डर, क्योंकि जो हमें पढ़नी होती है जीरो एंड फर्स्ट पढ़नी होती है मेनली, तो हम दोनों को पढ़ेंगे डिटेल में, जीरो ऑर्डर एंड द फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसको हम बोल सकते हैं कि OR, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो हम रेट एक्सप्रेशन करते हैं गुलबर्ग के डुबागे के अकॉर्डिंग, मींस लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, तो अगर वहां पे दे रखा है कि A और यहाँ पे क्या है आपका X और ये क्या है आपके पास V और ये क्या है Y, और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना हुआ है, तो रेट कांस्टेंट्स के बाद हमें क्या निकालना होता है? रेट एक्सप्रेशन। तो एक्सपेरिमेंटली हमने यदि एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखते हैं, तो यदि हमारे पास रेट क्या आता है K और यहाँ पे क्या आएगा A की पावर X और B की पावर Y, तो जो भी हमारे पास स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो पावर बन जाते हैं। और यदि हम इस पावर्स को सम कर लें, सम ऑफ द पावर्स, ठीक है ना, इन द रेट ऑफ एक्सप्रेशन, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या बन जाएगा? X प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो ये क्या डिपेंड करेगा? किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब देखो हमने पढ़ा था कि ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर जो है जीरो भी होता है, फ्रैक्शन में भी होता है, ठीक है ना, और ऑर्डर क्या हो सकता है आपका 1 2 3 भी हो सकता है। तो हमें जो मेनली जो ऑर्डर पढ़ने हैं, अब हम क्या पढ़ते हैं कि ऑर्डर के जो है टाइप्स कितने होते हैं, ऑर्डर के टाइप्स। तो अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द ऑर्डर, जो हमें पढ़ने हैं वो जो है वो क्या होते हैं आपके? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। तो हमें क्या पढ़ने होते हैं? जीरो एंड फर्स्ट पढ़ने, जीरो एंड द फर्स्ट। तो जीरो ऑर्डर कौन सा होता है? तो देखिए फर्स्ट टाइप क्या था? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो का मतलब क्या है कि हमारा एक्सप्रेशन है वो कितना था कि R इक्वल टू K और रिएक्टेंट की पावर, यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि लेट यहाँ पे क्या है? C है। चलो यहाँ पे हम M मानते हैं, तो M क्या है? यहाँ पे X प्लस वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को। अब यदि यहाँ पे M कितना हो जाए? जीरो हो जाए, तो R क्या हो जाएगा? K, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट की पावर जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो उस केस में रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? K के इक्वल। मींस अगर हमें कहना है कि जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? दैट्स इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसका? रेट ऑफ द रिएक्शन वर्सेस क्या करते हैं हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ द। अब बात कर रहे हैं किसकी? अमोनिया की। तो यदि अमोनिया की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल्स पर लीटर में, तो हमें क्या मिलता है? जो इसका ऑर्डर है वो क्या मिलेगा? इस तरह एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे? इनिशियल पे। अब हमारे पास अमोनिया ज्यादा है या कम, बस प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर अमोनिया हमारे पास ज्यादा है तब भी ऑर्डर क्या आएगा? सेम आएगा, और अगर हमारे पास अमोनिया कम है तब भी ऑर्डर क्या आता है? सेम आता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन दैट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये है इसका एग्जांपल। तो जो अमोनिया को हमने डिकम्पोज कराया कब? 1130 केल्विन पे प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? N2 और प्लस 3H2। जस्ट रिवर्स से हैवर प्रोसेस का, हैवर प्रोसेस में क्या होता है? दोनों को कंबाइंड कराते हैं, अमोनिया बनता है। बट यहाँ पे क्या है? डिकम्पोज करा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि ये इसकी कंसंट्रेशन पे जो इसका रेट है वो डिपेंड नहीं कर रहा। अमोनिया आपके पास ऑलमोस्ट कितना भी हो, दैट्स डू नॉट डिपेंड्स। तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। रेट ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो हम देखते हैं कि जो इसका इंटीग्रेटेड या डिफरेंशियल फॉर्म, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। अब देखिए हम निकालते हैं इसका डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर क्या निकालेंगे हम? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो पहले हमें इंटीग्रेटेड फॉर्म के लिए पहले क्या चाहिए होता है हमारे पास? डिफरेंशियल।
कि किसी भी एक छोटे से टाइम पर एट ए स्मॉल टाइम जो हमारा रेट है वो क्या होता है। तो हमने क्या लिखा, रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है नहीं, नॉन रिवर्सेबल है, इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा बदल रहा है। अब हम कह रहे हैं जो इसका रेट है, एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट रिएक्टेंट की पावर, और यहाँ पे अब क्या मान लेंगे, एन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एन क्या है इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम कह रहे हैं कि 4 जीरो ऑर्डर, 4 जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास, ठीक है, तो आर एन कितना कर ले लेंगे इस कंडीशन में, जीरो, तो आर क्या हो जाएगा, के रिएक्टेंट की पावर जीरो। अब आपको पता है कि जब भी हमें किसी रिएक्टेंट की पावर निकालनी होती है तो अगर किसी की पावर जीरो तो वो क्या हो जाएगा, के इक्वल, क्या हो जाएगा, के इक्वल। अब देखो हम निकालते हैं कि रेट, तो रेट जो होते हैं हमारे पास दो तरह से एक्सप्रेस होते हैं, एक क्या होता है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, और एक होता है हमारे पास में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो देखो रेट क्या होता है हमारे पास, डेल्टा रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या डिपेंड करेगा हमारे पास, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, मींस किसी भी दो शॉर्ट टाइम के बीच में हम निकालते हैं। अब यदि हमारे पास जो डेल्टा टी है वो कितना हो जाए, अप्रोचेस टू द जीरो, मींस हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही छोटे से टाइम पे निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास रेट क्या हो जाता है, डी आर, तो डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। अब क्योंकि हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, घट रहा होता है। तो ये क्या है आपके पास, रेट ऑफ द रिएक्शन का क्या कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। अब यदि हम दोनों को बराबर करते हैं तो यहां से के कितना हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी, पर देखो हमें क्या चाहिए, डी आर, तो क्या करेंगे, डी आर क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू डी टी, ठीक है नहीं। तो ये क्या, देखो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ठीक है नहीं। अब यदि हमें निकालना है इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्या कर देंगे, इस इक्वेशन फोर्थ को हम कर सकते हैं इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फोर्थ ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे आप, डी आर, और के क्या है आपके पास कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। अब देखो जो इसका इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, बहुत दूर जाके क्या होता है, खत्म होता है। जो हमारा ग्राफ था वो ग्राफ आपको याद हो कुछ इस तरह का होता है कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद में क्या है, खत्म होता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास इसकी जो लिमिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट, क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। पर यदि हम बात करेंगे टाइम की, तो टाइम की लिमिट दे सकते हैं, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी, प्लस क्या आएगा। अब देखो इसके बाद आपको पता है कि क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेट उसको हमने क्या मान लिया, एम मान लिया, क्या मान लिया, एम। तो एम क्या डिपेंड करता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हम आई भी मानते हैं, इसको हम सी भी मानते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है ना। अब देखो अगर हम कह रहे हैं कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और ये क्या है, अब यहाँ पे एम क्यूब निकालना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जो इससे स्टार्ट होती है एट स्टार्टिंग, मींस जहां पे टाइम क्या होता है, जीरो होता है, तो उस कंडीशन में आर क्या होता है, आपको पता है कि आर नॉट, तो आर क्या होता है, आर नॉट। तो जब हमारे पास टाइम स्टार्ट नहीं होता है उस टाइम जो आपके पास कंसंट्रेशन है उसको हम मानते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और वो क्या डिपेंड करती है, आर नॉट। यदि हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो, और प्लस क्या हो जाएगा, एम, क्योंकि यहाँ पे टी कितना है, जीरो, तो यहां से एम कितना आ जाएगा आपका, आर नॉट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना आ गया आपके पास, आर नॉट, मीन्स क्या चीज कांस्टेंट है सेक्शन में, आर नॉट। अब इसी की वैल्यू को हम कहा रख देंगे, इक्वेशन, अगर ये 6 है तो कहा रख देंगे इसको 5th में, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आर इक्वल टू माइनस के टी, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से, आर नॉट, प्लस क्या आ जाएगा, ये आर नॉट, ठीक है। नहीं सिंपल है, देखो आप इसको सॉल्व करते आ रहे हैं। अब हम दोनों एक साथ करेंगे तो हमें क्या निकालना है, के क्यू निकालनी है, तो यदि हम इसको रब कर देते हैं
तो यहाँ पे क्या आएगा, आप के की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो यदि आप इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, चलो हम करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, आर माइनस आर नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू टी। और यदि आप के को प्लस करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू टी। तो के कितना हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रेट कांस्टेंट की वैल्यू या रेट कांस्टेंट की इक्वेशन, जिससे आप क्या निकाल पाएंगे, रेट कांस्टेंट की इक्वेशन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखिए यदि हम जो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमने ग्राफ प्लॉट करा किसका, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो उससे हमें क्या निकालना है, टाइम के निकालना है। तो हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपके पास, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो हमें क्या दिख रहा है ग्राफ से कि जब टाइम 0 होता है तो आर क्या होगा, मैक्सिमम। और जब टाइम क्या हो जाएगा 100%, मीन्स टाइम पूरा हो जाता है, तब के इलेक्ट्रॉन क्या आपके पास 0 हो जाती है। तो जो ग्राफ है कुछ इस तरह आएगा आपके पास, इन्वर्ट ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह। ठीक है, तो जो इसका लास्ट वाला पार्ट जो इसको टच कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, कि ये चीज क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है इसका, आर नॉट मीन्स मैक्सिमम रिएक्टेंट्स। और ये क्या करेगा, एट द कंप्लीशन, एट द कंप्लीशन। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका के आएगा वो क्या आएगा, बराबर माइनस के स्लोप से। तो अगर हमें रेट कांस्टेंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू माइनस ऑफ द स्लोप। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और आती है, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ, तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम ग्राफ में पोर्शन देखते हैं कि जहां पे जो है आर क्या हो जाएगा, तो आर क्या हो जाता है, आर नॉट का आधा। तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टी हाफ। क्या बोलते हैं उसको, टी हाफ। द टाइम एट विच रिएक्टेंट्स विल रिड्यूस टू द हाफ या रिमेन्स हाफ, तो उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। तो वहां से के कितना आ जाएगा, तो के क्या आ जाएगा, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2। ये हम रिप्लेस कर देंगे आर को, और नीचे क्या आ जाएगा, टी। नीचे क्या आ जाएगा, टी। अब उस टाइम पे टी कितना बन जाएगा, टी हाफ। उस टाइम को हम बोल देंगे टी हाफ। तो देखो ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस हाफ, तो क्या आ जाएगा, आर नॉट बाई 2। तो के कितना हो जाएगा हमारे पास, आर नॉट बाई 2। और ये नीचे क्या आ जाएगा, टी हाफ। नीचे क्या आ जाएगा, टी हाफ। तो इसका मतलब क्या है, जो रेट कांस्टेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर नॉट के। किसके प्रोपोर्शनल है, आर नॉट के। यदि आपको टी हाफ निकालना है तो टी हाफ क्या हो जाएगा यहां से, तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट अपॉन 2 के, आर नॉट अपॉन 2 के। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या निकाल पाएंगे आप, टी हाफ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या कवर कराया आपके लिए, कि हमने कराया कि ऑर्डर जो है, जीरो ऑर्डर जो है किस तरह की होती है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, और उसका जो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस होता नहीं होता है, और उसका हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होती है उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और घर पे रहे हैं।